क्या है शादी, क्यों है शादी, क्या जरूरी है शादी? जब विवाह होगा तब आप वेद मंत्रों के उच्चारण से और सब उच्चारण से आपको एक गठजोड़ में बांधा जाएगा। तो वो शादी जितना चाट चीख चीख के बोल रहा है कि डिजास्टर है, वो उतना ही स्मूथ जाएगी। तो उसको ये एडवाइस की, अगर आपके में रंजिश चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप किसी के साथ बहुत टाइम से अटैच है तो ऐसे किसी को धोखा नहीं दे, क्योंकि वो आपके कर्मा भी खराब कर रहा है। कर देगा वो। सैटर्न बताएंगे आपको। बिल्कुल। जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों को डराता है, दोनों को फंसाता है और दोनों को उलझाता है, वो है मांगलिक दोष। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो काफी बार घर में एक तनाव की सिचुएशन आ जाती है। जो अभी लड़का है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कौन से प्लैनेट से देखा जाता है? सिमिलरली में है तो काफी बार स्पाउस के साथ झगड़े की संभावना थोड़ी थोड़ी रहेगी। अगर किसी की कुंडली में 2 शादियों का योग है बट उसको नहीं करनी, वो अपने एक पार्टनर के साथ बहुत सीरियस है बट कुंडली चला के बोल रही है कि इसकी 2 शादियां होंगी ही होंगी, तो वो उसको कैसे काट सकते हैं? 2 शादियों का योग उसका बनता है बाई चांस, तो काफी केसेस में मैंने करा, मैंने सेम ही पार्टनर से 2 बार शादी करा दी। अगर एक पार्टनर मांगलिक है और दूसरा नहीं है तो दूसरे की मृत्यु योग तक बन जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप तो सात्विक हैं गौ माता और उनकी शरण में जाने से जो है सब प्रकार की आप घर में बच्चा आते ही इनके वारे न्यारे हो गए, इनकी प्रॉपर्टियां बनना स्टार्ट हो गई, जो काम चल नहीं रहा था वो हो गया। कि चार्ट में लिखा है कि जब जिस घर में मैं बैठूंगा, जिस घर में मैं रहूंगा, वो एक समृद्ध घर होगा। शादी हुई और किसी के जैसी बहू किसी के घर गई, घर में किसी की डेथ हो गई, या फिर शादी की बात चलते ही घर में किसी के ऐसे डेथ हो गई। उसके बाद आपने कहा था कि 6 महीने करो, पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। सर मैंने 4 महीने तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो आपकी डे टू डे लाइफ में हो ही रही है। आप एक रिलेशनशिप में आते हैं और बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप सोच के आते हैं या फिर होता भी है, बट इवेंचुअली चीज़ें ख़राब क्यों होने स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे पंडित आपको डराते हैं कि यार आपकी कुंडली में तो मांगलिक दोष है। क्या वो एक्चुअली दोष है या फिर वो मांगलिक योग है? अगर आप शादीशुदा जोड़े हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप शादी में घुसने वाले हैं, जाने वाले हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। या फिर अगर आपके घर में कोई भी शादीशुदा लोग हैं जो परेशान हैं, अगर आप एक सासू माँ हैं, अगर आप एक मदर हैं जिनको अपनी बेटी की शादी में कुछ कुछ चीज़ें सेट नहीं दिख रही हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। दिस पॉडकास्ट इज ऑल अराउंड मैरिज, रिलेशन, कैसे सब बेटर हो सकता है, क्या हो सकता है एंड एवरीथिंग। एंड आज के हमारे गेस्ट, हमारे चहीते गेस्ट हैं जो आपकी रेमेडीज़ ना मेरी फेवरेट होती हैं कि यार मेरे को वो प्रॉब्लम भी नहीं है पर स्टिल मेरे को वो रेमेडीज़ करनी है क्योंकि मेरे को वो सुकून बहुत देती है, जैसे गाँव की सेवा करना और एवरीथिंग। सो आज का पॉडकास्ट में भी आई वांट कि थोड़ी सी आप ऐसी रेमेडीज़ दीजिएगा, बट उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। शादी, क्या है शादी, क्यों है शादी, क्या ज़रूरी है शादी? देखिए, हमारे सनातन धर्म में और सब प्रकार से जो है ये 2 लोगों के या 2 आत्माओं के मिलन का नाम जो है वो शादी बोली गई है जी। आपके जितने भी, चाहे वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो, उन चारों पुरुषार्थों में जो है एक जीवन साथी का होना और उनके साथ वो चीज़ आप अकम्प्लिश करते हैं। और शादी में जो है आप एक अलायंस करते हैं या फिर जिसे हम विवाह कहते हैं, उसको हम एक ऐसा गठजोड़ होता है जो कि आपके आने वाले आगे जीवन का, उसके साथ आपके जीवन के साथ साथी के साथ एक ट्रांजिशन या फिर एक पीरियड चलता है जब आप जो है अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। तो इसलिए शादी जो है हमारे सनातन धर्म में एक बहुत पवित्र बंधन माना गया है और एक तरह से ये वो बॉन्ड है जहाँ से एक नई जीवन की शुरुआत हो रही है। और इसमें जो है आपका एक पॉजिटिव कनेक्शन बनेगा कि सामने वाले के साथ, आप उसको समझोगे, वो आपको समझेगा। जैसे शादी जो है इतना, तो जो मेन संस्कार हैं उनमें जो 16 संस्कार हमारे यहाँ होते हैं, तो जो प्राइमरी संस्कारों में से एक जो माना जाता है वो विवाह संस्कार होता है। ओके। जब विवाह होगा तब वेद मंत्रों के उच्चारण से और सब उच्चारण से आपको एक गठजोड़ में बांधा जाएगा और वो जो गठजोड़ होगा वो उसका अग्नि साक्षी है, आपके माता पिता और पूरा एक तरह से कॉस्मोस एक तरह से आपका साक्षी है कि अब आपके जीवन में एक विवाह की एक सिचुएशन बनेगी। उस जीवन साथी के साथ आप अप्स भी देखोगे, डाउन्स भी देखोगे। सो इट्स बिकमिंग एन एक्सटेंशन ऑफ योर सेल्फ। ओके। एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है दिमाग में
कि हम मानते हैं कि पूजा पाठ और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अगर हम बिल्कुल नियम से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनमें पावर है और बहुत ज़्यादा उनसे तिथियों के साथ करते हैं, एक सही डेट निकाल के करते हैं, फिर पूरे फेरे का प्रोसेस होता है, उसमें भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारा चीज़ें चढ़ाई जाती है, अग्नि को भी, सब कुछ होता है। और ये सब कुछ एक हम पंडित और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके अच्छे से कराते हैं और पॉसिबिलिटी हमारी बहुत हाई हो जाती है कि यार अब हमारी लाइफ में चीज़ें गलत नहीं होंगी। पर बहुत अच्छी धूमधाम से शादी, बहुत अच्छे रीति रिवाजों से शादी, बहुत अच्छे से कुंडली मिला के शादी भी हम देखते हैं कि साल 2 साल 5 साल 10 साल इनफैक्ट बात टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें दो चीज़ों का मेरे हिसाब से अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो दो चीज़ों का प्राइमरी हम देखते हैं। पहली कि अगर हमने सिर्फ अष्टकूट मिलान, जैसे हम जो बेसिक मिलान देखते हैं इसमें हम 36 गुण जो एक पैटर्न यूजुअली चलता है, राइट, उनका अगर उसी को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। गुण मिलाना तो ठीक नहीं है। गुण मिलाना देखिए, गुण मिलाने से बेटर मेरे हिसाब से जो चीज़ वर्क करती है वो इंडिविजुअल लेवल पे आप बॉय और गर्ल की कुंडली इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, बिकॉज गुण मिलाने के तो उसके साथ आप कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं कि अच्छा ये भकुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नाड़ी मिल रही है कि नहीं, मतलब नाड़ी अलग है कि नहीं है, भकुट दोष कितना है, या फिर वैसे देख रहे हैं आप। लेकिन जब आप इंडिविजुअल लेवल्स पे उन चार्ट को स्टडी करते हैं, अगर किसी का 7th हाउस अफ्लिक्टेड है या फिर किसी के चार्ट में लिखा है कि इसका मैरिज का योग ठीक रहेगा, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गुण मिलान होगा कि नहीं होगा, फिर भी मैरिज वर्क कर जाएगी। ओके, ठीक है। तो इसमें हम एक एस्पेक्ट जो हम गुण मिलाने का है वो उसको ही सिर्फ बेसिस अगर हम मान रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। हमें इंडिविजुअल लेवल्स पे जाके इस चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए। उस लेवल पे जाके हम 7th हाउस देख रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं कि क्या इसकी मैरिड लाइफ सही रहेगी कि नहीं रहेगी। हमें हर एक लेवल पे जाके डिफरेंट लेवल्स पे जाके दोनों का इंडिविजुअल एनालिसिस करना चाहिए और सिर्फ गुण मिलान पे नहीं जाना चाहिए। राइट, गुण मिलान तो उन सर्टेन एट्रीब्यूट्स को मिला रहा है खाली, लेकिन क्या उसके जीवन में वो वैवाहिक सुख है, क्या उसके जीवन में इस पॉइंट के बाद संतान का सुख या उसकी जो भी सुख लिखा है वो है कि नहीं, या फिर वो चीज़ें पूरा एनालिसिस करके जो है आप फिर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ये मैरिज जो है वो वर्क करेगी। तो एस्ट्रोलॉजिकली पहली चीज़ ये है कि आपको ये चेक करना है कि अपार्ट फ्रॉम गुण मिलाना, आप मिला रहे हैं नहीं मिला रहे वो सेपरेट मैटर है। मेरे हिसाब से जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल चार्ट स्टडी करता हूँ। ओके, अगर इंडिविजुअल चार्ट स्ट्रांग होंगे मैरिज के लिए तो फिर मैरिज लास्ट करेगी, फिर मुझे गुण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग चार्ट्स और कैसे होते हैं वीक चार्ट? देखिए, मैरिज में जो हम देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली प्राइमरी जो हम सोर्स देखते हैं वो 7th हाउस देखते हैं किसी भी चार्ट में। तो अगर 7th हाउस शुभ ग्रहों से दृष्टित है, अगर मैरिज हाउस के कॉम्बिनेशन वाले जो ग्रह हैं वो अच्छे बैठे हुए हैं। क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं और शुभ ग्रह कौन से हैं? देखिए, कोई एक पर्टिकुलर शुभ नहीं है, ऑब्वियसली डिफरेंट है। आप मान लीजिए कि कुछ, अब ये हर एक एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं जैसे अगर बाई चांस जैसे चंद्रमा है या जुपिटर, ये सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है। तो या फिर अगर गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, या वीनस की दृष्टि 7th पे पड़ रही है, या मून की दृष्टि 7th पे पड़ रही है, एंड दिस इज अलॉन्ग विद मल्टीपल अदर थिंग्स दैट आर वर्किंग, तो हम ये कहते हैं कि हाँ 7th हाउस स्ट्रांग है, समहाउ दिस मैरिज विल आल्सो। उसके बाद हम लगन भी देखते हैं कि इंसान का लगन कैसा है। लगन इज योर सेल्फ। ओके, अच्छा, लग्न के साथ हम 7th को मिलाते हैं कि हाँ ये तो थोड़े गर्म स्वभाव का है, लेकिन 7th हाउस ठीक दिखा रहा है, तो हाँ ये है कि ये गर्म स्वभाव का इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, ये लाइफ नॉर्मल तरीके से लीड करेगा। ओके, दैट्स व्हाई कि शादी के बाद लोगों का नेचर हल्का हल्का बदलता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इस बंदे पे शादी के नेचर का कितना इम्पैक्ट होगा, राइट, वो भी हम स्टडी कर लेंगे कि क्या शादी के बाद भी यही नेचर रहेगा कि देखिए, थोड़ी बहुत अनबन हर हस्बैंड वाइफ में होती है, वो इर्रेस्पेक्टिव आपकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है नहीं है वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या फाइट्स अगर बाई चांस होती है तो इतना एग्रेसिव तो नहीं हो जाएगा कोई कि मतलब बिल्कुल ही हाथापाई की नौबत आ रही है, या फिर मतलब आपस में बिल्कुल बर्स्ट हो रहा है, एंड फिर वो एक लॉन्ग टर्म रिफ्ट का कारण बन जाए कि भाई ऐसे रिफ्ट लड़ाइयाँ हो रही है कि वो सॉल्व ही नहीं हो रही। क्या ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इस शादी में कुंडली देख के कि डिवोर्स तक की बात पहुंचेगी, और पहुंचेगी भी तो एक की पीसफुल डिवोर्स होगा, या फिर वो सारा की
गंद मचेगा। देखिए उसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन से ये पता लग जाता है कि डिवोर्स की सिचुएशन आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है। ये बहुत क्लियर हो जाता है चार्ट से। अगर इफ इट्स अ वेल रेड एस्ट्रोलॉजर, अगर एस्ट्रोलॉजर स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता लग जाएगा कि डिवोर्स तक नौबत आएगी कि नहीं आएगी। उसके लिए ये जरूर बोला जाता है, सबसे पहली चीज जो मैं कपल्स को कहता हूँ कि अगर अपने दोनों अपनी जुबान पे काबू रख लेंगे तो ये नहीं होगा। ये तो चलो कोई रेमेडी नहीं है, बट एक सलाह है। सलाह ही है, लेकिन बहुत बड़ी रेमेडी है जी। बिकॉज जो आपका काम खराब हो रहा होता है ना, वो जुबान ही कर रही होती है। ये तो बेसिक नीड होगी बेसिकली। हाँ, कि दोनों को अगर गुस्सा भी आ रहा है तो इस लेवल पे बातों को नहीं ले जाना। लेकिन यस, चार्ट में मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। अगर 7th हाउस अफ्लिक्टेड होता है तो काफी बार शादी के बाद, एंड 7th हाउस से साथ बाकी जो 7th हाउस के गवर्निंग फैक्टर्स हैं, लगन हो गया, अगर 2nd हाउस भी अफेक्टेड है तो क्या कुटुंब की वजह से डिवोर्स हो रहा है, तो डिवोर्स की वजह से लेके यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इस चार्ट में डिवोर्स है कि नहीं। काफी बार फाइट्स होती रहती है लेकिन डिवोर्स नहीं होता। तो या फिर अलैदी नहीं होती, जिसको हम अलैदी अलग होना कहते हैं, वो नहीं होता। तो चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन भी होते हैं कि एक प्लैनेट जो है वो थोड़ा सा इस तरह से कॉम्बिनेशन कर रहा है कि ये शादी अच्छी चलेगी, और एक कॉम्बिनेशन इस तरह से आ रहा है कि शादी में इश्यूज आएंगे। ओके। तो आप क्या करते हैं, आप कुंडली से ये डिसाइड कर लेते हैं कि भैया इस प्लैनेट, अगर आप रेमेडीज पे जा रहे हैं तो आपको एज इंडिविजुअल कर्म को अपने कैसे सुधारना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, बिकॉज मैरिज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसको आप उपायों से थोड़ी देर के लिए आप या तो प्रोसेस को डिले कर सकते हो या स्पीड अप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कर्म स्ट्रांग है, आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कोऑर्डिनेशन आप बात करके अच्छा करते हैं, अगर वो चीज अच्छी है तो फिर हम कैसे उस सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत झगड़े में अगर चीज निपट जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो यस, कॉम्बिनेशन चार्ट में बहुत सारे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर मान लीजिए किसी का 7th हाउस खराब है लेकिन अगर पार्टनर का 7th हाउस स्ट्रांग है तो फिर भी सिचुएशन डिवोर्स वाली तक जाएगी लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। ओके। तो ऐसे हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन से डिसाइड करते हैं। राइट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझते हैं कि बहुत ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार में हैं, पर वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि नहीं, आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। तो एक पहला सवाल ये आता है कि क्या जो अभी लड़का है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कौन से प्लैनेट से देखा जाता है कि यार आपकी उसमें की आई गेस वीनस से देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसी रहेगी, और लड़की का कौन सा प्लैनेट होता है। और मैं कहीं पे रील में ही सुना था कि शादी के बाद वो प्लैनेट चेंज हो जाता है, मतलब अगर वो बॉयफ्रेंड है तो वो दूसरा प्लैनेट है, और शादी के बाद वो हस्बैंड बन गया तो वो दूसरा प्लैनेट से। देखिए, जहां तक शादी की बात की जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया 7th हाउस हम दोनों ही केसेस में देखे, बिकॉज 7th हाउस घर ही आपके स्पाउस का पड़ता है। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल्स पे हम स्टडी करेंगे कि जुपिटर और वीनस की पोजीशंस क्या है। ठीक है। लड़की के चार्ट में जुपिटर का की पोजीशन स्टडी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जुपिटर जो है कहीं ना कहीं आपका गुरु है और कहीं ना कहीं वो हस्बैंड को भी काफी बार रिप्रेजेंट करता है। सेकेंडली जो मेल है, मेल चार्ट में वीनस इज द कारक ऑफ वाइफ। ओके। वीनस इज द कारक ऑफ वाइफ। तो काफी बार वीनस की पोजीशन, तो ये दो प्राइमरी प्लैनेट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल्स पे, अपार्ट फ्रॉम द 7th हाउस, कि इनकी क्या पोजीशनिंग बैठी है। उसके हिसाब से हमें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले का मूड और टेम्परामेंट क्या होगा। ओके। कि अगर एक्स की 7th हाउस ये पोजीशन बन रही है, जुपिटर ये, तो हम लगभग एक एस्टिमेट लगा लेते हैं थ्रू आवर कैलकुलेशंस कि अगर हस्बैंड है तो उसका मिजाज ऐसा हो सकता है कि whether he is aggressive, whether he is going to be in a different way। तो आप उस चीज से आप डिफरेंट चार्ट से पता लगा लेते हैं कि आप उस सामने वाले का मिजाज कैसा है, हाउ इज द पर्सन गोइंग टू बी। लेकिन काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि इफ 2 people आर टुगेदर फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो सिर्फ किसी ज्योतिषी के कह देने पे उनको जो है ये एकदम से ब्रेक ऑफ नहीं करना चाहिए। ये मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है कि किसी ना आए कह जाए कि नहीं ये तो मैरिज चलेगी ही नहीं। राइट। आफ्टर ऑल यू वर विद दैट पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेट्स से स्कूल टाइम से आप रहे, फिर आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेट्स से करते हैं, फिर आप शादी पे जाते हो, तो 8-10 साल का साथ है। तो ऐसा तो नहीं कि 8-10 साल आपके बहुत खराब रहे। अगर आप खराब रहे तो आप वैसे भी उस रिलेशनशिप में नहीं होते। एंड इतने टाइम के साथ आपके बाद जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको सामने वाले की नेचर की अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आपको हो जाती है। तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर के कह देने पे आप अपने सालों की कमिटमेंट जो है या सालों का प्यार जो एकदम से नहीं, एकदम से आप उसको मत करिए। ये मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है।
इफ यू कमिटेड टू समबडी दैट वी आर गोना बी टुगेदर, किसी के एक कहने पे नहीं, यहाँ ट्राई एंड कन्विंस देम। इफ अगर कुछ रेमेडीज वो बता रहे हैं, उन रेमेडीज के साथ करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, अपने जो अपनी कमिटमेंट की हुई है उस पर फोकस करते हो, देन यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड। ओके, सो डोंट ब्रेक ऑफ अ कमिटमेंट ऑन, बिकॉज 8-10 साल आप रहे हैं उसके साथ, राइट। एस्ट्रोलॉजर तो खाली चार्ट देख के अपना एनालिसिस बता रहे हैं, ठीक है, तो उसकी नेचर को समझते हुए आपको फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। ओके, बट व्हाट इफ अगर एक बहुत वेल रेड एस्ट्रोलॉजर है जस्ट लाइक यू, और वो बताएं कि आप शादी कर सकते हैं और आप इतने टाइम से 8, 10, 9, 10, 15 साल से साथ हैं, अब शादी का टाइम आ गया, बट वहां से हमें ये भी पता लग रहा है कि जब वो बॉयफ्रेंड है तब वो दूसरा प्लैनेट से डीकोड हो रहा है, और जब वो हस्बैंड है तब वो दूसरे जुपिटर से डीकोड हो रहा है। अब जैसी वो चेंज होगा, शादी जैसी होगी, तो जैसी प्लैनेट चेंज होंगे, अब उसका जो वो बॉयफ्रेंड वाला प्लैनेट आएगा, मार्स होता है, कौन सा होता है? एंड जुपिटर, देखिए इसमें प्लैनेटरी चेंज नहीं होता। अच्छा, अगर आपको किसी ने कहा कि प्लैनेटरी चेंज होता तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो मतलब ये थ्योरी गलत ये है। थ्योरी गलत है। ओके, बिकॉज आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उसमें थे, तो आपकी जो फीलिंग उसकी तरफ आ रही थी वो वैसी ही आ रही थी जैसे एक हस्बैंड की अपने वाइफ के प्रति या वाइफ की अपने हस्बैंड के प्रति आती, राइट। तो फीलिंग्स और जो वो आपकी एक अटैचमेंट है वो चेंज नहीं हो रही है, वो वैसी ही आ रही है जैसी आ रही है। तो बदलता क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस है, बहुत सारे हमारे ऐसे कमेंट्स है कि शादी से पहले सब अच्छा था, सारी चीजें चेंज, मतलब बढ़िया थी, शादी के बाद हस्बैंड का या वाइफ का नेचर ही बिल्कुल चेंज हो गया, लाइक ऐसा कि हम इस इंसान को जानते ही नहीं है, जिसके साथ हम एक्स अमाउंट के एक्स टाइम से रिलेशन में थे, वो अब बिल्कुल बदल गया। देखिए उसमें ना 2-3 चीजों का प्ले होता है। फर्स्टली आई थिंक एक तो दशा महादशा का डेफिनेटली इसमें रोल होता है कि करंट बंदे पे क्या दशा महादशा चल रही है, राइट। एक आपका सेकेंडली आपका एनवायरनमेंट कैसा है घर का, उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती है। बिकॉज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, कुछ टाइम के लिए मिलता है, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, प्लैनेट्स वहाँ पे डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। तो जैसे ही पत्नी घर में आती है, वो एक लक्ष्मी स्वरूपा होती है, तो वो उसके आने के बाद घर का आपका माहौल कैसा है, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पे 2-3 प्लैनेट्स का प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं डेफिनेटली सैटर्न को जरूर स्टडी करता हूँ। Okay. सैटर्न को आप कैसे स्टडी करें, फॉर द सिंपल रीजन सैटर्न इज कर्म का कारक, राइट। कितना सामने वाला बंदा कर्म करने को या एफर्ट करने को तैयार है कि वांट्स टू मेक दिस थिंग वर्क, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कर्म सिर्फ कर्म के क्षेत्र में नहीं है, कर्म हर एक क्षेत्र में, राइट। एफर्ट्स कहाँ का डालोगे, एग्जैक्टली, वो एफर्ट्स कहाँ डालेगा, क्या उस रिलेशनशिप में उतना एफर्ट डालेगा, तो वो सिनेरियो बदलेगा। यस, कंडीशंस जब बदलती हैं तो आप ये जरूर देखते हो कि घर का माहौल कैसा है, बाकी सबके साथ उसके कैसे रिलेशन है। लेकिन अगर ये ड्रास्टिक चेंज होने वाला है ना, तो ये चार्ट से भी पता लग जाता है। अच्छा, हाँ, कि दशा महादशा इसकी ऐसी आ रही है, अभी ऐसे रिएक्ट करेगा बिकॉज ये भाव एक्टिवेटेड है। तो सपोज अगर हम मान के चलते हैं कि एक पार्टनर ए और पार्टनर बी, मैं जेंडर नहीं कर रहा, पर पार्टनर ए और पार्टनर बी है, अब एक पार्टनर की सपोज बी की दशा आ गई, वो वाली जहाँ पे उसको थोड़ा डिटैचमेंट हो रहा है, ये हो रहा है और बिल्कुल चेंज हो गया, तो पार्टनर ए को क्या करना चाहिए कि वो दशा का खत्म होने का वेट करना चाहिए, या फिर बस छोड़ दे सेपरेट? देखिए, अब आपने शादी की, आप सेपरेट नहीं होंगे, आप किसी रिलेशनशिप में, यू विल मेक इट अ पॉइंट दैट यू वर्क ऑन इट। जब आपकी दशा महादशा, फॉर एग्जांपल अगर एक्स को पता है कि वाई की महादशा जो है थोड़ी सी ऑफ है, तो उसको हल्के हल्के इस तरह के रेमेडीज कराते हुए, उसके साथ रहते हुए, कॉन्स्टेंटली उसके साथ रहते हुए, उसके साथ देखिए, शादी में साथ खड़ा होना यही होता है कि जब डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, एक पार्टनर में डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उसके साथ आप खड़े हो, उसी का नाम शादी है। ये सेंट्रल फंडामेंटल है। तो आप उसके साथ खड़े हैं तो टिल ही पासेस दैट दशा। पर कुछ दशा है तो 16 साल की आती है, उस दशा में फेजेस होते हैं। ओके, हर एक फेज ऐसा नहीं होता। अंतर्दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ओके, उनमें तो प्रत्यंतर दशा से एक्स से वाई में जाते हैं तो भी उसमें चेंजेस होते हैं, अंतर्दशा से एक्स से वाई में जाते हैं तो वो भी उसमें चेंजेस होते हैं। तो कुछ भी कांस्टेंट लंबे टाइम तक नहीं रहता, वो हर महीने, साल, कुछ साल में चेंज हो जाएगा, कुछ महीनों में चेंज हो जाएगा, वो डिपेंड करता रहेगा आपकी दशा महादशा अंतर्दशा में कि क्या चल रहा है। लेकिन ये जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं दशा के कारण और थोड़े घर के माहौल के कारण होते हैं। इसमें आपको ये इसलिए शादी करते हुए आपको दशा महादशा का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या शादी का ये जो इवेंट होने वाला है, कि इस वक्त क्या इस दशा में शादी करना एक एडवाइजेबल चीज। अगर इस दशा में हम शादी करने का की ठान रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें ऐसे क्या रेमेडीज हैं जो हमें करने चाहिए। ओके, घर में जैसे कि अगर पूजा पाठ कुछ है, अगर कोई पूजा करानी है, कुछ कराना है, तो क्या अब हमें वो चीज करनी पड़ेगी, और अगर हमें मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो किस लेवल तक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो भी चार्ट की दशा से आपको पता लग जाएगा। और फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इतना सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, ओके,
तो वो एक डिसीजन आप पर्सनल लेवल पे लेते हैं। सो क्या ऐसा भी होता है कि लाइक ऑफ कोर्स ये केस स्टडीज आपके पास होंगी क्योंकि आप बहुत टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, एक शादी है जिसमें दोनों बहुत स्वीट कपल हैं, बहुत अच्छा उनका रिलेशन रहा है और अब वो शादी में जा रहे हैं, पर उनके चार्ट्स चीख चीख के बोल रहे हैं कि ये शादी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत स्मूथ नहीं जाएगी, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा प्यार में, बहुत ज्यादा प्योर वाले प्यार में है और वो करना चाहते हैं और वो उससे फाइट भी करने के लिए रेडी है। अब वो शादी में जाते हैं, वो चीजें आ रही हैं, बट उन्होंने वो कॉन्शियस एफर्ट डाले, मे बी रेमेडीज करी, मे बी अपने आप को संभाला, अपना टेम्पर, अपनी जबान पे भी लगाम रखा और दोनों ने एफर्ट डाले इक्वली, तो वो शादी जितना चार्ट चीख चीख के बोल रहे हैं कि डिजास्टर है, वो उतना ही स्मूथ जाएगी। ऐसा होता है? 100% होता है। ओके, 100% होता है। देखिए, अगर बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे। नहीं, 100% होता है। देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू रेडी टू मेक इट वर्क। राइट, तो आपके कॉन्शियस एफर्ट्स है। एफर्ट्स, कर्म, देखिए कर्म प्रधान है। ठाकुर जी ने हमारे गीता में कहा है कि कर्म कर और कर्म पे फोकस कर। कर्म तेरे सही होंगे तो अच्छा तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के हैं, अगर आपको पता है आपके एग्रेशन से यहाँ गलती हो सकती है, अगर आपको आपकी स्वयं की नॉलेज है और स्पाउस की नॉलेज है कि ऐसे करता है। अब जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया 7-8 ईयर्स कोई साथ प्यार में, तो अब 7-8 ईयर्स तो आप is good enough time to understand somebody's nature, temperament and everything. उसकी फैमिली सब कुछ ही पता लग जाता है आपको। अब आप अगर तोड़ते हो जस्ट बिकॉज़ somebody saying कि चार्ट में क्वेश्चन बोला, तो एक तरह से आपने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया, आपने अपना कर्म तो खराब कर ही दिया, सेकंड थॉट भी डाल दिया। एग्जैक्टली, ठीक है। तो कर्म आपका ये, और इसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा। राइट, तो आपका सवाल, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं अच्छी जाएगी शादी, तो आपका ये सवाल होना चाहिए कि ओके नहीं अच्छी जाएगी तो मैं अच्छा कैसे करूं, रादर देन कि चलो ठीक है दूसरी कोई कुंडली आपके पास जो अच्छी जाएगी। वो अगर जो दूसरी कुंडली वाले मांग रहे हैं तो फिर वो वैसे ही अटैच नहीं है पार्टनर के साथ, फिर तो आप ये बोलो कि भैया फिर तो अच्छा ही है कि नहीं हो रही है। राइट। तो फिर इस तरह का सवाल होता है कि आप अगर कॉन्स्टेंटली वर्क करते हैं तो वो जो डिफिकल्ट पीरियड वाला है तो वो ऑटोमेटिकली आपका निकल जाता है। इसलिए काफी बार मैंने कपल्स को ये एडवाइस किया, अगर आपके में रंजिश चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप थोड़ा सा ट्रिप लीजिए इकट्ठे, ट्रैवल करे साथ में और लंबे टाइम के लिए ट्रैवल करो हफ्ता। उस रेमेडी ने मैजिकल वर्क किया है। राइट, क्योंकि ट्रिप में आप एक साथ हो ना, तो आप एक दूसरे पे आपकी रिलायंस है, भाई तू मेरा लुक आफ्टर करेगा, मैं तेरा लुक आफ्टर करूंगी। राइट, और लंबी ट्रिप्स हो, अगर हफ्ता बिकॉज आपको एक ही कमरे में रहना है भाई, कपड़े भी एक साथ, सब कुछ एक साथ। अब आपको पता है कि अब आप इट्स लाइक क्या आप एडजस्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, अब आपकी बॉन्डिंग बन रही है। राइट, तभी जो हनीमून का कॉन्सेप्ट है, आई लाइक इट। आप बॉन्ड भी कर रहे होते हो, आप सामने वाले के टेम्परामेंट भी समझ रहे हो। तो पता है क्या गड़बड़ हम करते हैं कि जैसा जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो एक पर्टिकुलर नेचर था ना, बिकॉज वी डोंट स्टे विद देम 24/7। The moment you start staying there 24/7, you see the flaws also in the other person. Marriages की जब आप उन flaws को accept कर लेते हैं कि यार इसमें ये flaw है, लेकिन अब मेरी इससे शादी है, मेरी इसके साथ कमिटमेंट है, अगर इसमें अच्छाइयाँ हैं तो इसकी बुराइयाँ भी मुझे एक्सेप्ट करनी है। राइट, तो वो एक्सेप्टेंस करके उन बुराइयों पे वर्क करना, ये आपका एक बेस बन रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ज्योतिष में नहीं है कि एक से अगर आपके चार्ट का मतलब वो गुणों का अगर मिलान नहीं हो रहा तो बिल्कुल साइड ही कर दो सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडिविजुअल लेवल्स पे चार्ट्स को स्टडी करो। अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से अटैच है तो ऐसे किसी को धोखा नहीं दे बिकॉज़ ऑफ द बेसिस ऑफ द चार्ट। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो आपके कर्मा भी खराब कर रहा है, कर देगा वो खराब। सैटर्न बताएंगे आपको बिल्कुल समय आने पे आपका बिल्कुल, और हो सकता है आप पे नहीं, हो सकता आपके बच्चों पे हो, फ्यूचर जनरेशंस को कुछ ना कुछ ऐसा भुगतना पड़े। इसलिए बिकॉज आपने कमिटमेंट दी, आपने किसी से वादा करा, आप इतने साल किसी के साथ रहे, जस्ट बिकॉज समबडी सेड समथिंग, आपने वो रिलेशनशिप तोड़ दिया, उसका तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही। तो इससे चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कि अगर मान लीजिए नहीं भी हो रहा तो भी आप रेमेडीज के थ्रू या कॉन्स्टेंटली अपने कर्म के थ्रू उस चीज को वर्कआउट कर लोगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मान लीजिए हम में और किसी एक्स पॉइंट मतलब हम में और किसी जानवर में क्या फर्क रह गया, बिकॉज हम उस चीज को स्टडी करके उसको अपने अकॉर्डिंगली वर्क करा सकते हैं। राइट, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला होगा ये बात सुन के। गुड, ओके। सो एक सवाल ये आता है कि हमने ये तो समझा कि हाँ हस्बैंड की कुंडली वाइफ पे इम्पैक्ट करेगी और वाइफ की कुंडली हस्बैंड पे इम्पैक्ट करेगी, और दोनों की इंडिविजुअल अलग चल रही है और एक शादी वाली कुंडली एक अलग चल रही है। बट क्या इन लॉस की कुंडली भी इफेक्ट करती है? सास ससुर, भाई बहन हस्बैंड के या फिर वाइफ के
इन सब की भी कुंडली का कुछ कुछ इम्पैक्ट होता है? 100% होता है। Okay. बिकॉज देखिए, जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेट्स से इफ यू स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, तो हर एक के आपके साथ कैसे व्यवहार है, जैसे मन पे उस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, वैसे आपके चार्ट पे भी इम्पैक्ट होता है। चार्ट से हमें ये भी पता लग जाता है कि किस प्रकार की ससुराल मिलेगी। Okay. ससुराल किस प्रकार की होगी, ससुराल में बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा, अगर ससुराल आपको थोड़ी टेढ़ी स्वभाव की मिलेगी, तो आपको आप अपने आप को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह से करना है कि मेरी बने सबके साथ वहाँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाए, कुछ ऐसा ना मुंह से निकल जाए जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग चार्ट में आपकी होती है कि ससुराल आपको किस प्रकार की मिलेगी, देवर के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, या फिर कोई बड़ा घर में हो उसके साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, चार्ट में बहुत क्लियरली आपको पता लग जाता है। तो उसके हिसाब से वो सारा भी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट करती हैं। राइट। लेकिन ये है कि अगर आपको पता हो ना कि चार्ट के कॉम्बिनेशंस में क्या है, तो आप अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। थोड़े रेमेडीज के साथ जो है आप उस चीज़ को अपने फेवर में वर्क भी करा सकते हैं। ओके, अभी तक हमने बात करी जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे विंग पे, जो कि बहुत सारे लोग हैं अरेंज मैरिज वाले। अब यहाँ पे सबसे पहला इश्यू यही आ जाता है कि लोगों को ना बहुत इजीली पार्टनर मिल नहीं रहा, और जैसा वो मिल भी अगर रहा है कि वो मिल रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो उसमें वैसा नहीं मिल रहा जैसा फैमिली और वो लोग चाहते हैं। तो क्या चार्ट वो भी बता सकता है पहले ही कि किस टाइम पे एफर्ट्स डालना स्टार्ट करें? बिकॉज आई हैव सीन मेरे ही किसी रिलेशन में उनको बहुत लंबे टाइम तक बस वो लोगों को देखते रहे, पसंद आया पसंद नहीं आया, पसंद आया पसंद नहीं आया, बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए उस चक्कर में कि क्योंकि बीच में ब्रोकर्स भी होते हैं ना, एवरीथिंग। ये भी बहुत बड़ी मार्केट बनती जा रही है। तो क्या एक सही टाइम होता है कि आपको इस टाइम पे ही पार्टनर ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए? नहीं, 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी दशा महादशा के जो इंटरवल्स हो, एंड हमारे यहाँ पूरी एक स्टडी है ज्योतिष में जो सिर्फ ये फाइंड करती है कि आपके विवाह का सही समय कौन सा आ रहा है। Okay. उसके आसपास से जब आप एफर्ट करना शुरू कर दे तो एफर्ट आपको रिजल्ट्स ईल्ड करना शुरू करेंगे। 10x देगा। हाँ। Okay. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मेरा विवाह का योग चल रहा है, मैं किसी मैरिज में चला गया, मैरिज में मैं अपनी मौसी से मिला, मौसी ने कोई लड़की बता दी, वहां से उस लड़की के साथ मिलना हुआ, शादी तय हो गई। तो डिस्पाइट इसके कि मेरा योग बन रहा था, तो मैं चला गया तो मेरा काम बन गया। अब मेरा योग अगर नहीं है, शादी में जाऊंगा, मौसी लड़की बताएंगे, लड़की से मिलेंगे, बात नहीं बनेगी। तो पॉसिबिलिटी जिससे हो सकती थी उससे भी बात नहीं बनेगी अगर दशा ही नहीं आई है तो। ओके। आपकी दशा फेवरेबल होगी, ऑटोमेटिकली आपकी वो एक टाइम फ्रेम बनेगा, तब आपका एक शादी का योग बनेगा। दैट्स व्हाई लोगों की मंगनियां भी टूट जाती हैं, लाइक इतना एक्सट्रीम तक भी चले जाते हैं, एफर्ट्स भी डाल देते हैं, बट फिर भी टूट जाता है क्योंकि योग नहीं था, दशा नहीं थी। दो दशा इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ओके। कि क्या इस वक्त शादी का योग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अच्छा, अगर मान लीजिए योग बना हुआ है और आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो योग चला जाएगा, फिर शादी नहीं होगी। ओके। ठीक है, तो योग में आपको सही एक्ट करना है योग के आसपास कि हाँ अब शादी का समय आ रहा है, अब मुझे और एफर्ट्स डालने चाहिए। ओके। एक और बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, अगर लाइक ये हमारा पैसा भी बचाएगा, हमारा इमोशनल एनर्जी भी बचाएगा, और हमारे जो एफर्ट्स लग रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, वो सभी बचाएगा, कि क्या मैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ये फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि मेरे को कैसी लड़की चाहिए, या फिर एक लड़की फिल्टर आउट कर सकती है कि मेरे को कैसा हस्बैंड चाहिए? अब यहाँ पे उनके पास लव मैरिज में तो हमने देखा कि उन पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो 5-10 साल से डेट कर रहे हैं, तो अब उनको समझ आ गया। बट अरेंज मैरिज वालों के पास एक बोनस है कि वो फिल्टर आउट कर सकते हैं कि ठीक है यार, मैं गुस्से वाला हूँ, तो मैं देखूं कि मेरे को शांत स्वभाव का चाहिए या गुस्से वाला चाहिए। मेरे को ट्रैवल पसंद है, अब सामने वाला कह रहा है मेरे को ट्रैवल नहीं पसंद, तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो एक अरेंज मैरिज वालों के पास एक बोनस पॉइंट है कि वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। पर वो कुंडली के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। कि अगर मैं अपने नेचर को देख के करूं तो मेरी दशा चल रही होगी तो मेरा नेचर चेंज होगा। पर मेरी कुंडली बता देगी कि मेरे को कैसा वर या वधू चाहिए, मोर और लेस सब कैसा है। राइट, एग्जैक्टली। तो ये बहुत स्मार्ट चीज है अगर ये बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग तभी कुंडली दिखवाते भी हैं पहले अरेंज मैरिजेस में, कि सामने वाले के नेचर और टेम्परामेंट का पता चल सके। इसीलिए अरेंज मैरिजेस में कुंडली का कॉन्सेप्ट ज्यादा चलता है। क्यों? जिससे कि आपको सामने वाले के नेचर का पता चल सके, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का पता चल सके, उसकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी का पता चल सके। उन सब चीज़ों के से आपको एक असेसमेंट हो जाता है कि सामने वाले का नेचर, या फिर और उसके अगर नेचर है और कोई पसंद भी आ रहा है तो उसके नेचर के अकॉर्डिंगली मुझे कैसे एडजस्ट करना है, अगर हम अरेंज मैरिज में भी जा रहे हैं। ओके, डन। तो इसमें बहुत कुंडली बहुत हेल्प करती है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, मुझे किस प्रकार का चाहिए, और सामने वाले का नेचर कैसा, क्या वो मीट कर रहे हैं। इसमें यस डेफिनेटली
एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल है जो आपको ये असेस करने में मदद कर देगा कि आपका पार्टनर, ये जो सामने वाला है, इसकी क्या नेचर है और क्या वो नेचर आपके साथ मेल खा रही है कि नहीं खा रही है। डन। एक बहुत बड़ा सवाल जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों को डराता है, दोनों को फंसाता है और दोनों को उलझाता है, हाँ। वो है मंगल, मांगलिक दोष। अच्छा, पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपके सारे व्यूअर्स को कि मंगल दोष जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। ओके, कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ठीक है। तो मंगल दोष मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स किस प्रकार बताएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मंगल 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th एंड 12th कुंडली के 5 घरों में अगर मार्स हो तो ऐसा बोला जाता है कि मंगली है, मंगल दोष बन रहा है। हाँ, मांगलिक है ये, मांगलिक बन रहा है, राइट। ठीक है। अब उसमें अब ये तो अगर आप फिल्टर आउट करो, अगर 7 आउट ऑफ 12 तो तकरीबन हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल हैव दिस प्रॉब्लम, मांगलिक दोष। मांगलिक दोष। तो क्या जो बाहर शादियां हो रही हैं अब, जो बगैर कुंडली के दिखाए हो रही हैं या फिर कहीं हो रही है, तो क्या वो नहीं चल रही? अच्छी खासी चल रही है। एंड काफ़ी बार जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनमें भी जो इस तरह का जो है मांगलिक दोष का कॉन्सेप्ट लास्ट के कुछ सालों में से ज़्यादा हुआ है। उससे पहले नहीं हुआ करता था इतना ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल दोष, हाँ, मंगल का स्पेसिफिक हाउसेज में होने का एक फल हो सकता है कि हाँ नेचर में थोड़ा एग्रेसिव बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन वो कोई दोष है नहीं है। वो किसी भी प्लैनेट का किसी भी हाउस में होने का इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो हम प्रॉपर्टी समझते हैं कि थोड़ा लोगों को और अच्छे से अंडरस्टैंड हो कि जितना मेरे को समझ आता है कि आपको बहुत एग्रेसिव बना देता है, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ड्रिवन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर उसमें भी हम लोग इंडिविजुअल लेवल में मार्स को नहीं स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या जुपिटर की दृष्टि तो मार्स पे नहीं है। अगर जुपिटर की दृष्टि मार्स पे है तो उसको अपने एग्रेशन को चेक करना आता है। मतलब एग्रेसिव है बट वो समझता है कि हाँ मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ और आई विल चेक इट देयर। ठीक है। या उस पे शनि की दृष्टि है तो क्या वो मंगल और कितना वो है। तो मंगल दोष कुछ नहीं है, मंगल का खाली फल है सेपरेट हाउसेज में होने का। 4th हाउस में तो काफी बार अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो काफी बार घर में एक तनाव की सिचुएशन आ जाती है, पर क्या वो सब केसेस में आएगी? नहीं। ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर 7th में है तो काफी बार स्पाउस के साथ झगड़े की संभावना थोड़ी थोड़ी रहेगी, लेकिन क्या वो हर वक्त ऐसा होगा? इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वाइफ के चार्ट्स के अच्छे और अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि मंगल में पड़ रहे हैं तो मंगल दोष, जैसा मंगल दोष कह रहे हैं, वो खत्म है वैसे भी। तो मंगल दोष से बिल्कुल नहीं डरें, मंगली नॉन मंगली वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोड़ें, इंडिविजुअल लेवल्स पे चार्ट के हर फैक्टर को स्टडी करें। तो मंगल दोष जिनके कारण मंगल दोष में नई शादी हो रही, प्लीज उसको भूल जाए, ऐसा कोई दोष एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो मैं टोटली इस थ्योरी को डिबंक करता हूँ कि मंगल दोष जैसी चीज कोई है ही नहीं। आप हर एक लेवल पे जाके चार्ट्स को स्टडी करें और फिर अगर आपको अलायंस करना है तो फिर आप देख सकते हैं। खाली मंगल पे इस चीज को नहीं छोड़ना है। ग्रेट, बहुत ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा। बट बहुत सारे लोग जो बिल्कुल कोर में चले आते हैं जहाँ फैमिली नहीं समझती, क्योंकि ये चीज़ आज से नहीं बहुत टाइम से सुनी जा रही है, तो बहुत ज़्यादा काउंटर स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं कि अगर एक पार्टनर मांगलिक है और दूसरा नहीं है तो दूसरे की मृत्यु योग तक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट। देखिए 9 ग्रह हैं, ठीक है। अगर मंगल को सारा इन्फ्लुएंस देना तो बाकी 8 की छुट्टी में है। पॉइंट ये भी सही है। सही बताइए ना। हाँ। तो बाकी 8 की छुट्टी में। तो इसमें क्या होता है कि बिकॉज सारे प्लैनेट्स को वर्क करना है और कहीं ना कहीं हर एक प्लैनेट मतलब किसी ना किसी प्रकार में वर्क करेगा। तो ओवर द ईयर्स पता नहीं किसने ये थ्योरी बनाई है, लेकिन ये थ्योरी में कोई जान नहीं है कि मंगल ये होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसा कहीं क्या मंगल की वजह से 2 शादियां 3 शादियां ऐसे भी होता है? नहीं। ओके, 2 शादियों या 3 शादियों के लिए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखते हैं, सिर्फ मंगल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है। मेरा एक कजन है जिसका आई गेस वो मांगलिक था या जो भी था, तो उज्जैन में एक मंगलनाथ टेम्पल है। हाँ। वो वहाँ गया था, रिचुअल्स करे, उसका एक पेड़ के साथ वहाँ पे विवाह कराया और उसके बाद उसकी शादी हुई। तो ये सब क्यों हुआ और क्या इससे उसको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं? देखिए उस मंगलनाथ मंदिर की पूजा करने के अपने बेनिफिट्स तो जो है सो है ही। राइट। लेकिन उनका क्या डायरेक्टली कनेक्शन शादी से है वो मुझे अभी इतना उसके बारे में नहीं नॉलेज, उस मंदिर के बारे में भी नॉलेज कम है। ओके। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मंगल के ही खाली उपाय हैं तो मैं आपको बताऊं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और थोड़ा सा अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा रखिए। मंगल का ये सर्वोत्तम उपाय है। उसके बाद चाहे आपका मंगल किसी भी भाव में बैठा हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी देगा, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। देखिए हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुणों का वर्णन है, ठीक है। तो जब आप किसी और के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं ना, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आप में ऑलरेडी आ रही है। क्योंकि सबसे एग्रेसिव तो होते और सबसे ज्यादा संभालना भी उनको ही आता है। एग्रेसिव होने के साथ एग्रेसिव थे जब उनको नीड होती थी सिचुएशन की।
वरना अदरवाइज क्या है कि एग्रेसिव उस सूक्ष्म रूप को धारण करके लंका में घुस सकता था, नहीं घुस सकता था। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का और बल का जिस तरह से यूज किया, उसी प्रकार तभी मंगल के देवता माने जाते हैं काफी जगह। तभी हनुमान जी की पूजा को इतना स्ट्रांग बोला गया मंगल के लिए। क्यों? बिकॉज हनुमान जी के जैसे सूझबूझ और बल दोनों मिल जाए मार्स के थ्रू, वो हमें चाहिए होता है। ओके तो इसलिए फिर मार्स जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जरूर है, लेकिन क्या उसी से आप शादी और वो सब देखोगे? ऐसा नहीं है। तो मंगल वाली जो मंगली थ्योरी जो मैं उसको टोटली डिबंक करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर उपाय ही करना है, अगर मंगल का कुछ उपाय ही करना है दशा महादशा अंतरदशा की वजह से, या हो सकता है कि कुछ हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए एंड साइड बाय साइड अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा रखिए, या फिर मंगल के बाकी और तरह तरह के उपाय वो कर सकते हैं और उसको आप ठीक कर सकते हैं। कहीं स्पेसिफिकली ये किसी भी टेक्स्ट में मेंशन नहीं है कि ये शादी खराब करेगा, ये करेगा, ये करेगा, कहीं मेंशन नहीं है ऐसा। क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से बचपन से आएगा सुनता आ रहा हूँ कि कभी किसी के पेट से शादी करा दी, कभी किसी के कुत्ते से शादी करा दी, कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट अगर ऐसा कुछ होता तो आपने इतने पुराण हैं, इतने स्टोरीज हैं, कहीं तो ये चीज मेंशन होती। हमारे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 शादियां हैं। राइट, ठीक है, चलो वो भगवान, वो एक अलग तो लीला है, वो तो चलो वो तो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम पहले में भी ऐसा कुछ, ऐसी कहीं थ्योरी पढ़ने में या पुराणों में कहीं मेंशन नहीं आ रही कि पेड़ के साथ शादी करा रहे, कुत्ते के साथ शादी करा रहे, कहीं और मंगल दोष के कारण करा रहे, कहीं भी मेंशन नहीं हो रहा। तो कहीं तो मेंशन हो ना। तो ये जानना जरूरी है कि पता चली तो चली कहाँ से, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा कोई दोष नहीं होता। अगर किसी की कुंडली में 2 शादियों का योग है बट उसको नहीं करनी, वो अपने एक पार्टनर के साथ बहुत सीरियस है, बट कुंडली चला के बोल रही है कि इसकी 2 शादियां होंगी ही होंगी, तो वो उसको कैसे काट सकता है? देखिए, उसका बेस्ट तो रेमेडी ये है कि एक तो अगर 2 शादियों का योग उसका बनता है बाई चांस, तो काफ़ी केसेस में मैंने नहीं करा, मैंने सेम ही पार्टनर से 2 बार शादी करा दी है। ले हो गई। ओके, 2 हो गई आपकी, चलिए। बिकॉज आप चाहो तो आप फिर 2 बार कर लो, नहीं तो आप एक बार कोर्ट पर जाके कर लो और एक बार आप नॉर्मल तरीके से कर लो। सेम ही पार्टनर से 2 बार शादी हो गई, आपका शादी का योग 2 बार खत्म। ये बहुत सिंपल रेमेडी है अगर किसी को लग रहा है कि 2 शादियों का योग बन रहा है। नहीं तो अगर आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपके कुटुंब ने आपको अच्छी से शिक्षा दी हुई है, अगर फैमिली वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग, फिर आपका ऐसा मन करेगा नहीं डिस्पाइट हैविंग द योग होने का मतलब होता है कि इसमें चांस है, वो बंदा वैसा करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होता। पॉसिबिलिटीज बस इसकी हाई है, कंपेरेटिवली हाई हो जाती है। ओके, और उसको आप हमने कैंसिल आउट कर दिया कि सेम ही पार्टनर से हमने 2 बार शादी करा दी। जस्ट लाइक कि मेरे कुंडली में सपोज मंगल बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, बट मेरे को अब पता है कि मैं एग्रेसिव हूँ, तो मैं उसको जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में काम डाउन कर रहा हूँ कि भाई वो मंगल करा रहा है, तो आई हैव टू बी काम। हाँ, क्या मुझे एग्रेसिव नहीं होना, मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना, बिकॉज यहाँ एग्रेसिव होगा तो मेरा काम खराब, और यहीं पे मेरी विन है, यहीं पे जीत गई आप। और यहीं पे, और वो भी उसमें भी चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है काफी बार कि अगर जुपिटर स्ट्रांग बैठा है या मून स्ट्रांग या सन स्ट्रांग है, तो आपको वो फैमिली वैल्यूज आपकी याद आ जाएंगी और आप उस सिचुएशन से निकल आओगे बाहर। दैट्स व्हाई कहते हैं कि आप भक्ति करें। Exactly. क्योंकि वहां से आपके माइंडसेट और प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, आइडियोलॉजी स्ट्रांग होती है। करेक्ट। आपका विश्वास बढ़ता है प्रभु पे, तो फिर आप कहते हो कि प्रभु मेरी रक्षा के लिए आ जाएंगे। अब प्रभु गलत लेके जाएंगे नहीं। बिल्कुल। ओके, डन। सो बहुत सारे लोग जिनके हस्बैंड, बहुत सारी लेडीज के हमें कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारे, मतलब जो उनके हस्बैंड हैं वो बहुत फ्लर्टिश मजाज के हैं, बहुत ज़्यादा उनको फीमेल अटेंशन मिलती है, और जो लेडी है वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है, लाइक शी इज़ काम वो है, बट एक इमोशन पे कभी कभी वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है। तो उसके लिए क्या रेमेडी वो कर सकती है? क्योंकि वो हस्बैंड नहीं करेंगे, तो वो क्या कर सकती है कि ये चीज़ सॉर्ट होएगी? या तो वो अपना नेचर वैसा कर ले कि हाँ उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर वो रेमेडीज ऐसे करे कि हस्बैंड को फ़र्क पड़ने लग जाए कि इसको फ़र्क पड़ रहा है, लाइक व्हाट? देखिए, इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेट करें अपने हस्बैंड को या अपने स्पाउस को कि आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट यू डूइंग। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू टेल देम पर्सनली। सेकेंडली, दोनों मिलके, मियाँ बीवी दोनों मिलके, एंड किसी भी तरह से अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं या कोई भी एक, जैसे अगर शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, तो दोनों मिलके एक साथ वो कार्य करें, एक साथ मांगलिक कार्य करें। ठीक है, अगर आप कोई दान करते हैं, कुछ करते हैं, तो दोनों मिलके अगर इकट्ठे करते हैं, तो इसमें जो है ऑटोमेटिकली हस्बैंड वाइफ को एक तरह से दूसरी कंपैटिबिलिटी मिलती है, कहीं ना कहीं रिजल्ट एक दूसरे के साथ आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला स्टेप इसमें आपको अपने स्पाउस को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, दैट यू आर नॉट लाइकिंग व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, एंड देन इट्स ऑन द स्पाउस की ही विल हैव टू चेंज हिमसेल्फ। उसके लिए रेमेडीज गौ सेवा डेफिनेटली इज वन ऑफ देम, लेकिन गौ सेवा में दोनों जाए, बेस्ट रहेगा।
जो स्पाउस है उसकी नेचर में भी फर्क आएगा, बिकॉज गौ माता, जैसे मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी आप ही के साथ बोला है कि गौ माता के पास खड़े होने से भी जो है आपके अंदर की पॉजिटिविटी और इंक्रीज हो जाता है, राइट, बिकॉज वो एक सात्विक ऑरा है। आपके अंदर का सात्विक ऑरा बढ़ेगा, आपकी नेचर में चेंज आएगा कि नहीं यार, आई नो कि फ्लर्टिंग इज रॉन्ग, आई शुड बी डूइंग दिस बिकॉज माय स्पाउस इज गेटिंग हर्ट। एंड जो कर रहे हैं उनको ये बात भी रियलाइज होनी चाहिए कि अगर मेरा स्पाउस ही मुझ पे करे तो मुझे कैसा लगेगा, राइट। If a husband's flirting and then he realizes कि my wife also starts flirting with somebody else, then how will he feel? Is he okay with that? दूसरे That's शो the में question. ओके, तो वो चीज़ है, तो इसलिए साथ में मांगलिक कार्य करें। गौ माता की सेवा इसमें मैं बोलूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, बिकॉज वो वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है डेफिनेटली। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप गौ माता की सेवा करें तो वो तो एक सात्विक है गौ माता, और उनकी शरण में जाने से जो है सब प्रकार की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दोनों मिलकर गौ सेवा करते हैं, इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक उसको निजात मिलेगी जो भी मतलब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एंड सेकंड, फर्स्टली लेकिन कम्युनिकेट करें आपस में कि ये चीज़ ठीक नहीं है। डन। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे पता लगता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार बहुत है, सब कुछ बहुत है, बट सेक्सुअल लाइफ डिसबैलेंस हो रही है, तो उसके लिए कोई रेमेडी होती है? उसके लिए देखिए काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बिकॉज इसमें राहु का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है काफ़ी बार, या सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके लिए फिर हम या तो किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं, बिकॉज फिर आपको एक आउटसाइड हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो इधर इट्स थेरेपी और समथिंग, वो आप सैटर्न के कॉम्बिनेशन से पता लगा लेते हैं, राहु के कॉम्बिनेशन से पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या करने की ज़रूरत है। राइट। वो आपका चार्ट आपको बता देगा कि इसमें आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इफ देयर इज सम मेडिकल इशू दैट कैन आल्सो बी सॉर्टेड। ठीक है। तो वो चार्ट आपको बहुत क्लियरली बता देगा कि ये क्या चीज़ में इशू आ रहा है, बट दैट्स अ वेरी सॉर्टेबल थिंग, और आराम से चार्ट्स बता देते हैं, मैनेजेबल है, बिल्कुल मैनेजेबल है। ठीक है। पर उसमें मेरा ये सजेशन रहता है कि किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके, बिकॉज उसमें वो चार्ट बहुत क्लियरली बता रहा है कि इनको डॉक्टर की हेल्प लगेगी, इनको आउटसाइड हेल्प लगेगी। तो आप उसको थोड़ा गाइड कर, थोड़ा एक वे बता देते हैं, बाकी तो काम डॉक्टर ने करना और फिर वो एक तरीका होता है। ओके। बहुत सारे लोगों का कंसीविंग इश्यूज रहते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल ये आता है कि क्या उसका भी एक योग होता है कि इस टाइम में अगर आप करते हैं तो चांसेस आए हैं, तो ऐसा होता है? बिल्कुल। तो इसमें दो लॉजिक्स चलते हैं। इसमें अगर आपको याद होगा कि पहले ज़माने में इतने इश्यूज क्यों नहीं आते थे, बिकॉज एक तो शादी के एक सर्टन टाइम पे लोग यूजुअली कर लिया करते थे। सेकेंडली, इन 70 to 80% केसेस 1.5 साल के अंदर लोग बच्चा कर लिया करते थे शादी के बाद, बिकॉज उस वक्त आप जवान होते हैं, आपकी सेक्सुअल एनर्जी हाई होती है, सब तरह से वो एक कंसीविंग के लिए बेस्ट टाइम है। अब कंसीविंग के इश्यूज क्यों आ गए? बिकॉज कपल्स ने अब ब्रेक लेना शुरू कर दिया पोस्ट द मैरिज टू कंसीव, और लेट मैरिजेस का भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो साइंस भी ये बात कह चुकी है कि द मोर यू डिले, देयर इज अ बायोलॉजिकल चेंज इन योर बॉडीज दैट टेंड्स टू अफेक्ट, वेदर इट्स, या चाहे वो मेंस के केस में टेस्टोस्टेरोन का हो या फिर वुमेन के केस में एक फर्टिलाइजेशन का इशू हो, जो भी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर आपको हमें योग देखने पड़ते हैं चार्ट्स में कि अच्छा ये चार्ट में, अच्छा ये अब बच्चा होने का योग है या फिर अब कंसीव करने का योग है। उसमें अगर आप IVF ट्राई करने जाते हो या फिर अगर आप नेचुरल प्रोसेस से ट्राई करते हो, तो अब उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे उस चीज़ के होने के। तो चार्ट में कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आप 5th हाउस देखते हो, 5th हाउस इज फॉर चाइल्ड, आप मल्टीपल हाउसेस के साथ जुपिटर की पोजीशन देखते हैं, आप 3rd हाउस भी देखते हो। तो फिर आप तरह तरह से ना आपका ये एक असेसमेंट होता है कि अच्छा अब ये योग बन रहा है, अब IVF के लिए जाएंगे तो IVF सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज हर एक केस में IVF सक्सेसफुल है ऐसा भी नहीं होता। योग बनता है, क्या इनकी बॉडी इतनी है कि आप चार्ट से पता लगा लेते हो क्या इनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी है कि ये उस IVF को होल्ड कर पाएंगे। तो फिर अगर आपने वो पीरियड मिस कर दिया है शादी के बाद का, तो फिर हमें योग से चार्ट्स देख के योग पता लगा लेते हैं कि अच्छा अब क्या क्या सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हमारे पास हैं। ओके। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सपोजिंगली जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं वो अपना चार्ट दिखाएं और यही सेम इशू आ रहा है, तो पता लगा कि यार उनका तो 2 साल 3 साल पहले वो योग निकल गया, पर उनको अब चाहिए क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे करियर में फोकस किया या फैमिली इश्यूज थे तो नहीं कर पाए, पर अब दोनों रेडी हैं बट अब योग नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में वो लोग क्या करें? तो सर ऐसा होता है कि योग ना मल्टीपल टाइम्स बनता है, ठीक है, एक बार नहीं बनेगा। ओके। ऐसा कि नहीं ये बन के खत्म हो गया, नहीं, 3-4 मल्टीपल योग्स आपके फ्यूचर में आते रहेंगे। तो मैं इसको, जैसे किसी के पास चार्ट आया तो उन्होंने कहा हमें अभी चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगा कि आपका योग 1 साल के बाद बनेगा, पोस्ट 10 months 11 months स्टार्ट द प्रोसेस।
ठीक है। अभी ट्राई करने से फायदा नहीं होगा, अभी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। 10 months 11 months टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी फिजिकली स्ट्रांग, प्रॉपर डाइट खाइए, एक्सरसाइज करिए, जिससे कि जब समय आए तो यू आर रेडी। राइट। समय आए तो यू आर रेडी। ये नहीं कि आपकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, बिकॉज आजकल काफी बार मेरे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज जब मैं चार्ट चेक कर रहा हूँ तो बॉडी की इम्यूनिटीज बहुत वीक होती जा रही है, बिकॉज डाइट स्ट्रांग नहीं है, एक्सरसाइज से कोई पैटर्न्स नहीं है, बॉडी सो वीक दैट इट कैन नॉट होल्ड। राइट। आई डोंट नो आपने वो रील देखी नहीं देखी, इंडिया की नहीं थी, बाहर मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। द बॉय सेड कि 9 महीने अगर मैं करता हूँ प्रोसेस तो मेरी वाइफ को वो 9 महीने बहुत फिजिकली निकालने हैं, बहुत हेल्दी, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना, इमोशनल हेल्थ, एवरीथिंग। पर अब मैं ये प्रोसेस में घुसने से पहले 9 महीने खुद को प्रेग्नेंट करूँगा। हाउ कि मैं अभी से ही स्मोकिंग क्विट करूँगा, अल्कोहल क्विट करूँगा, डेली वर्कआउट करूँगा, अपने आप को मेंटली काम रखूँगा, और 9 महीने तक मैं ये प्रोसेस करने के बाद इंडल्ज होऊंगा और उसके बाद एक हेल्दी बेबी दूंगा। तो वो जो 9-18 मंथ्स का जो कॉन्सेप्ट मेरे को दिखा दोनों साइड से, लाइक वो ऑफ कोर्स मेडिकली प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, बट जो उसने हाइपोथेटिकली कर रहा है, राइट, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं ये है कॉन्सेप्ट। अगर बिकॉज अगर पुराने जमाने में देखिए, डाइट्स बहुत प्योर थी, मिलावट चीजों में कम थी। कंसीविंग में सिजेरियन तो पहले ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल प्रोसेस से ही बेबी डिलीवर हुआ करते थे। राइट। ऑब्वियसली इट्स एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन टू डिलीवर अ बेबी, लेकिन क्या है कि पहले की लेडीज में उतनी ताकत भी थी शरीर में कि वो फिजिकली उस पेन को इंड्योर कर लेंगी। ठीक है, पहले सब कुछ सिंक था। एग्जैक्टली। अब क्या है, अब हमने प्रोसेस को बदला। हमने एक तो मैरिज में डिले करा। अब अब जैसे सिटिंग जॉब्स इतनी हो गई है, 12-12 घंटे आपके ऑफिस में कट रहे हैं, फिजिकल वर्क का आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। अब बॉडी हो रही है आपकी अंदर से वीक। अब जब वो फिजिकली घर का काम करने का या फिर जिम जाने का या वो स्ट्रेंथ वही इंड्योर नहीं कर पा रही है, तो बेबी को प्रिजर्व करके उसको नॉर्मली रख के उसको डिलीवर करने की स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से? ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अगेन कर्म की थ्योरी की, अगर मेरे कर्म सुधरे हुए, इफ आई एम ऑफ अल्कोहल, इफ आई एम ऑफ थिंग, इफ आई एम वर्किंग आउट डेली, घर के भी मेरे काम चल रहे हैं, इफ आई एम इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट, तो भी कोई दिक्कत। गाँव में जो औरतें आज भी 8-8 महीने प्रेग्नेंट जाके पानी भर के ले आती हैं, अच्छा वो बच्चा भी नेचुरली डिलीवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में उतनी रेजिलियंस है फाइट करने की। और 2 दिन बाद बैक टू वर्क भी हो जाती है। बिल्कुल राइट। अब क्या है कि बिकॉज हमने अपने प्रोसेसेस को डिले करा, हमने आगे पीछे करा, तो फिर अब क्या, अच्छा उससे क्या होगा, उससे बेबीज की हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा। बेबी कितना हेल्दी आएगा नहीं है। अब आप देख रहे हैं बहुत से बेबीज को ग्रो करने में टाइम लग रहा है, या प्रोसेस बेबी के स्लो हो रहे हैं इनिशियली, वैसे ग्रोथ में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने वो एक प्रोसेस को डिले कर दिया, जिससे कि स्पर्म की हो सकता है वीकनेस हो गई हो। तो फिर आप अगर सही टाइम पे करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको इफ यू डू नॉट वांट अ चाइल्ड, दैट इज आल्सो अप टू द कपल ओनली, वो तो सबका पर्सनल है। right. तो फिर लेकिन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिले कर चुके हो, उसके बाद आप अपने फिजिकल प्रोसेस को पुश कर रहे हैं, तो वो आपको पहले से थोड़ा सा प्लान करके चलना चाहिए। इसी को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। तो प्लान करके चलिए कि आपको कब करना है। ये जो अगर आप बहुत लंबा ब्रेक लेंगे उस प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे असर इसका नेगेटिव आएगा ही आएगा। क्या आपको अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी फैमिली प्लानिंग में, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, अपनी हेल्थ प्लानिंग में, इस सब चीज़ों में एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लेनी चाहिए? देखिए, डेली में तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक कंसिडरेबल टाइम में अगर आपकी दशा महादशा चल रही है, तो यू अंडरस्टैंड कि इस दशा में या इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में मैं कैसे एक्ट करूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आपको अवेयर होना चाहिए। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, अच्छा मान लेते हैं कि मेरी ऐसे इस वक्त राहु की महादशा है और मेरे राहु की पोजीशन ठीक नहीं है, इस वक्त कोई भी मेजर ड्रास्टिक इन्वेस्ट किया हुआ या इस वक्त कुछ भी मेजर ड्रास्टिक करा हुआ हो सकता है मुझे फ्यूचर में नेगेटिव रिजल्ट्स दे दे, या फिर वो, तो आपको पता है कि दशा इस वक्त बेस्ट नहीं है, आप उस मेजर इन्वेस्टमेंट से या फिर आप उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको लग रहा है कि 50-50 चांस है, हो सकता है अच्छी भी हो सकता है ना भी अच्छी हो, तो आप उससे बैकआउट कर लो कि नहीं, अभी मनी प्रिजर्व करो, जब दशा अच्छी आएगी वील इन्वेस्ट एंड वील मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हो गई, या फिर तो वो जब आपको एक दशा पता लग जाती है, तो आप उसको डे टू डे में डिवाइड कर लेते हो कि अच्छा अगले 1 साल 1.5 साल तक ऐसा है, अगले 1-1.5 साल तक आई नीड टू बी मोर केयरफुल। कौन सी सबसे अच्छी दशा होती है? वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड, कॉम्बिनेशन से पता लगेगा, इंडिविजुअली नहीं होता। ओके, तो ये कहता है कि राहु की बहुत खराब, मैं बहुत रील्स देखता हूँ कि राहु की महादशा चली गई, अब जुपिटर की आने वाली है, अब तो सब बढ़िया बढ़िया होने वाला। नहीं, राइट, बहुत सक्सेसफुल लोगों ने जीवन में जिनके चार्ट्स पे देखे राहु में कहीं से कहीं पहुंच गए, और जब जुपिटर की दशा आई तो थोड़े से डाउनफॉल भी देखा उन्होंने। तो प्लैनेटरी
क्या पोजीशंस बैठी है, कौन सा एस्पेक्ट चल रहा है, पूरी कुंडली का स्टडी होता है। किसी एक प्लान पे आप कभी भी पूरा कोई भी एस्ट्रोलॉजर जजमेंट नहीं दे ही नहीं सकता। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हमेशा वर्क करता है। ओके, सपोज किसी का बच्चा होता है, मतलब ऑफ कोर्स बच्चा होने के बाद कुंडली बच्चे की भी पेरेंट्स पे और पेरेंट्स की कुंडली बच्चे पे इम्पैक्ट डालना स्टार्ट करती है। 100% बिकॉज मैंने बहुत सुना है कि घर में बच्चा आते ही इनके वारे न्यारे हो गए, इनकी प्रॉपर्टियां बनना स्टार्ट हो गई, जो काम चल नहीं रहा था वो हो गया। और किसी का ऐसा भी सुना है यार ये बच्चा होते ही सब कुछ डाउनफॉल भी हो गया। तो बेसिकली इसमें बच्चे का चार्ट, मम्मी पापा जो बेबी है उन सबका चार्ट अलाइन चलता है। ठीक है, अगर बच्चे के एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 4th हाउस मान लीजिए बच्चे का स्ट्रांग है, अच्छे प्लैनेट्स 4th हाउस के बन करके बैठे हैं, तो जैसे ही वो घर में आएगा घर में सारी अम्यूनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज उसका 4th हाउस स्ट्रांग है। उसकी चार्ट में लिखा है कि जब जिस घर में मैं बैठूंगा या जिस घर में मैं रहूँगा वो एक समृद्ध घर होगा। ओके, ऑटोमेटिकली द डे ही एंटर्स हिज हाउस फ्रिज आना शुरू हो गया, टीवी आना शुरू हो गया, समृद्धि आनी शुरू हो गई, तो उसके चार्ट में ये चीज़ मेंशन्ड है। तो उसका चार्ट भी बिकॉज अब आपके चार्ट के साथ अलाइन हो गया है तो उसका चार्ट भी वर्क करना शुरू करेगा। ओके, ठीक है, तो इट्स जो चार्ट्स मिलते हैं आपको पता है प्रीवियस कर्मों के कारण ही मिलते हैं आपको। तो उसके बच्चे के प्रीवियस जन्म के कर्म अच्छे थे कि उसके आते ही जो है सब प्रकार से एक ग्रोथ होनी शुरू हो गई। वाह, ओके। तो इसी प्रकार से आपको पता लग जाता है कि हाँ ये प्रोसेस शुरू हो गया है कि हाँ कि बच्चा जो आए, ये बच्चे सारे लकी होते हैं, ऐसे किसी बच्चे को बोलना कि अनलकी ऐसा नहीं होता, बिकॉज बच्चा अपने साथ एक खुशी का माहौल उस घर में लाता ही है। लेकिन कुछ बच्चों के चार्ट्स ऐसे स्ट्रांग होते हैं कि उनके आते ही जो है घर में सब चीज़ आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चार्ट में बच्चा अपने लिखवा के लाया है कि जहाँ मैं बैठूंगा या जहाँ मैं रहूँगा वो हमेशा अमेनिटीज से भरी हुई जगह होती है, क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कर्मों में मैंने दान किए थे, सबको मैंने भरा था, तो इस जन्म में प्लैनेट्स मुझे भरेंगे अच्छे से। ओके, ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो सुनने में आती हैं कि शादी हुई और किसी के जैसी बहू किसी के घर गई, घर में किसी की डेथ हो गई, या फिर शादी की बात चलते ही घर में किसी की ऐसे डेथ हो गई और एक्सीडेंटल डेथ हो रही है या फिर नेचुरल डेथ हो रही है, बट ये हो रहा है। और जैसी ऐसा कुछ होता है तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि यार वो लड़की ही खराब होगी या ऐसी चीज़ होती है। तो ये सिर्फ मिथ्स हैं या ऐसे होता है, प्लैनेट्स करते हैं ऐसा? देखिए, एब्सोल्यूट मिथ है। ओके, बिकॉज अगर किसी के आने से होता तो वो जहाँ गया होता वहाँ से ये सिचुएशन सब जगह होनी शुरू हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, एंड डेथ एंड बर्थ ये तो प्रभु के हाथ में है। आप लिखवा के लाए थे इतना टाइम, उतने टाइम के लिए वो चीज़ बहुत ही कोइंसिडेंटली हैपेंड कि प्रॉब्ली शी केम, और उसके बाद बिकॉज सबकी अवधि लिखी हुई है किसने क्या करना है, तो किसी को ब्लेम करना उसके डेथ के लिए ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, और इस थ्योरी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, तो बकवास है, एब्सोल्यूट बकवास है। ठीक है, बिकॉज अब मान लीजिए कि जैसे वो हुआ, अब इसमें मैं एक बहुत एक डिफरेंट सा एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी पुराने ज़माने में राजा हरण करते थे। हाँ, ठीक है, हरण करते वक्त जो है अपनी साइड के भी मरते थे, उनकी साइड के भी मरते थे, लेकिन लड़की उठा के आप ले आओगे, सब शादी करोगे। हाँ, तो ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो बिकॉज आपने प्रोसेस में हरण करा है तो इनकी साइड के भी मारेगा, उनकी साइड के भी युद्ध हुआ, एक दूसरे को चोटें लगी, तो ये थोड़ा ना कि इस लड़की की वजह से चोटें लगी। आपने हरण का एक प्रोसेस था, उसका उस प्रोसेस में वो चीज़ हो गई। पर ऐसा भी होता था पुराने जमाने में कि राजा कोई युद्ध से पहले जानबूझ के विवाह करते थे बिकॉज उस लेडी का लक भी आएगा। देखिए, लेडी लक की बात तो हमारे यहाँ होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा मानते थे कि लेडी लगाने से उसके लक से ये चीज़ें वर्क, बिकॉज एक दूसरी कुंडली पर डिपेंडेंट है तो दूसरी कुंडली से भी वो चीज़ रब करेगी। हाँ, पुराने ज़माने में राजाओं के अगर अलायंसेस होते थे तो काफ़ी बार हम ये चीज़ देखते हैं इतिहास में कि पॉलिटिकल अलायंसेस हैं। भाई राजा का राजा से अलायंस हो रहा है, सेना साथ में ज्वाइन करेगी, वो एक पावर बढ़ेगी, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। या फिर कहीं ना कहीं उस राजा की शादी का युग आ गया तो वो शादी करेगा फॉर द हेयर ऑफ द थ्रोन। ओके, बड़े युद्ध पर जा रहा है भाई, कुछ ऐसा प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा कि अगर बाई चांस वहाँ से नहीं लौटा तो देयर हैज टू बी समबडी हु कैरीज द लीनिएज ऑफ द रॉयल फैमिली। तो इसके लिए भी दैट्स आल्सो मेकिंग सेंस। तो डिफरेंट चीज़ें थी, उसको हमने क्या करा, उसको हमने वहम के साथ जोड़ दिया। तो वहम के साथ जोड़ने से वो चीज़ खराब हो गई। इसमें तो बेस्ट है हम लोग, है इसमें तो बेस्ट है हम लोग। हम कोई किसी भी चीज़ को उठा के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हम इतना ऐसे यूं ले देते हैं, ये लो। अच्छा, मजे की बात है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दिखती भी बहुत है क्योंकि सेंस बना रही होती हैं। बैठे बैठे कुछ भी सेंस बना जाता है।
आई गेस कभी कभी हम वेले इतने होते हैं सही बात है कि किसी चीज से भी हम जोड़ लेते हैं। और हल्कर हमारे को उसमें 10% भी सेंस दिख जाती है तो हम कहते हैं हाँ ये वैलिड है, हाँ ये तो है ही। बिल्कुल राइट। अपने कर्मों में हम फोकस नहीं करते। अब जैसे जहाँ तक कर्म की बात चली तो मैं बता दूं कि जब जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अगर आप पाठ करते हैं तो उसमें ठाकुर जी की दिनचर्या लिखी हुई है कि कृष्ण जी सबसे पहले उठ के क्या करते हैं, उसके बाद प्रोसीजरली क्या करते हैं, या राजा युधिष्ठिर जो है वो उनकी दिनचर्या कैसी है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, उसके बाद जो है आपने ठीक है पूरा स्नान किया, उसके बाद आपने गौ सेवा करी। राजा हो चाहे कोई हो सारे गौ सेवा करते हैं। अरे वाह। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, गौ सेवा कर रहे हैं। उसके बाद जो है अपनी प्रजा से मिलने जा रहे हैं कि किसकी क्या समस्याएं आई। उसके बाद फिर जो है अगर बैठे हैं सारे सभा में भी और सभा में कोई वो चीज़ नहीं है तो सत्संग चल रहा है, प्रभु की बातों की चर्चा चल रही है, या कोई लीला प्रकट कर रहा है, प्रभु की कोई लीला है तो वो नट नाट्य मिलकर वहाँ पे वो लीला प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद टाइम से जो है फिर आप नगर भ्रमण पे निकल रहे हो, देख रहे हो कि क्या क्या चीज़ क्या क्या ठीक करानी है, या फिर आपकी दिनचर्या, तो वहाँ पे दिनचर्या है ना बहुत प्रॉपर है, तभी वो रिजल्ट निकाल। अब हमारे दिनचर्या खराब है, 12-12 घंटे के आपके ऑफिस के शेड्यूल्स हैं। पुराने ज़माने में 6-6 घंटे में वो 12 घंटे का आउटपुट निकाल के बाकी काम कर लेते हैं, बिकॉज जब आप फोकस था। हाँ 6 घंटे में आप फोकस हो तो आप 12 घंटे इसलिए होते हैं कि उसमें से 4 घंटे रील्स देखनी होती है। रील्स देख रहे हैं। अच्छा ऑफिस में जा रहे हैं तो आपके 4 जो है आपके चाय के ब्रेक चल रहे हैं, चाय ब्रेक चाहिए, स्मोकिंग ब्रेक चाहिए। उसके बाद अच्छा मैं मेल को रिप्लाई करूंगा, मैं कल भी कर सकता हूँ, मैं कल ही करूंगा। तो फिर इस तरह की लैक्सिटी के कारण जो बिकॉज वो हमारी अपनी दुर्बलता है। जैसे जब हम पुराण पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितने शेड्यूल्स के लोग पक्के हैं, रोज हवन करते हैं, रोज गौ माता की सेवा करते हैं, रोज अपने कर्मों का किस तरह से निर्वाह करते हैं, तभी वहाँ पे सालों के हिसाब से कोई बीमार नहीं पड़ रहा। समृद्ध जो है वो बहुत सारे के सारे समृद्ध हैं, किसी को आप ये नहीं पढ़ते कि कोई गरीब है। इंद्रप्रस्थ में भी, इंद्रप्रस्थ इज दिल्ली, इंद्रप्रस्थ में भी सारे समृद्ध हैं, तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। वो तो हमारे कर्म अब खराब हो गए तो इसलिए फिर हम डाउन द ग्रेन चले गए। अब जैसे आप उसकी बात कर रहे थे कि अभी मतलब सालों की गर्लफ्रेंड को आपने किसी के एक कहने पे ही छोड़ दिया। राइट एग्जैक्टली। तो आप शनिदेव से नहीं बचते हैं? नहीं बचते। Okay. आप अपने कर्मों से नहीं बचते, सिर्फ उसमें शनि को ब्लेम मत करिए। आप अपने कर्मों को ब्लेम करिए। एग्जैक्टली, आप उनको नहीं ब्लेम करिए। राइट, थैंक यू सो मच सर। आई गेस कि एक टॉपिक है जिसपे मैं इसका ही पार्ट 2 चाहूँगा, डिवोर्स एंड सेपरेशन और सारे जो कोर्ट केस तक और बिल्कुल गंद मच जाता है, बिकॉज दैट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा ऐसा हो कि लोग सेल्फ स्टडी भी करें। तो कि मतलब वो अपना चार्ट देखें, क्योंकि आई डोंट वांट कि लोग अननेसेसरी इन चीज़ों में फंसें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके लिए इतनी डिमांड आती है, तो आई वांट टू गिव एक पूरा सेपरेट पॉडकास्ट, एक पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट इसको। और अब तक आए गए इसमें हमने बहुत सारी बातें करी जहाँ पे लोग ऐसे रोलर कोस्टर में गए कि ये तो बातें सही हो रही है, बट एकदम से आपने सॉल्यूशन दे दिया। तो बिल्कुल लास्ट में बस आप एक रेमेडी दे दीजिए जो लोग कर सके, जो जितने भी शादीशुदा जोड़े देख रहे हैं या जो शादी में जाने वाले हैं। देखिए मैं 5 रेमेडीज आपको दे रहा हूँ, 5 रेमेडीज आप करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी जी। पहली चीज तो कॉन्स्टेंटली ना अपनी मैरिज को ये समझ के उस पर वर्क करिए कि दिस इज आई एम इनटू अ मैरिज, आई विल मेक दिस वर्क। ये आपकी पहली ये सिम्टम होना चाहिए कि अगर मैं किसी रिलेशनशिप में एंटर हुआ हूँ एंड घर वालों की मर्जी से सब कुछ इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट है, तो अब मुझे उसमें अपना 100% देना है। ओके ठीक है, अगर मैं अपना 100% दूंगा तो वो चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, बेमन से नहीं करना है कि नहीं यार मैं तो आई कांट टॉलरेट दिस, आई एम गोइंग, ऐसे नहीं करना है। आप किसी रिलेशनशिप में उसमें 100% देंगे, अपने कर्मों को बेस्ट रखेंगे जिससे कि वो रिलेशनशिप वर्क हो। सेकेंडली मेरा ऐसा सबको एडवाइस है जो भी कपल्स हैं या फिर कपल्स बनने वाले हैं कि अपने लाइफ के एक पोर्शन में सेवा का भाव जरूर रखें मिल के। ठीक है, अगर आप मिल के सेवा करते हैं, चाहे आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, चाहे आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अगर आप सेवा का भाव रखेंगे तो आपको हमेशा लाइफ में जो है ना सक्सेस मिलता रहेगा आपकी, बिकॉज आपने साथ में सेवा करी हुई है तो उसका रिजल्ट साथ में आप पॉजिटिव ही आएगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही रहता है। ठीक है, तीसरी चीज साथ में जो है ट्रैवल जरूर करते रहे एज अ कपल। ज्योतिष में हम ऐसा मानते हैं कि अगर राहु केतु का काफी बार डैमेज हो जाए तो ट्रैवलिंग से वो प्लैनेट्स सेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल करिए, साथ ट्रैवल करेंगे, साथ एक्सपीरियंसेस लेंगे, यू विल बॉन्ड टुगेदर। राइट, ठीक है, साथ के एक्सपीरियंसेस आपको हमेशा बॉन्डेड रखेंगे। तो ये 3 रेमेडी है।
चौथी रेमेडी में मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कभी भी जो है ना, अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है एक दूसरे के ऊपर, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए। वाणी बुद्ध का कारक है, बुद्ध है और बुद्धि। बुद्ध जो है वाणी और बुद्धि का कारक है आपका। अगर वाणी पे आपका कंट्रोल है तो आपको आपकी बुद्धि पे कंट्रोल होगा, अगर आपकी बुद्धि पे कंट्रोल है तो आपको सिचुएशन पे हमेशा कंट्रोल रहेगा। राइट। दूसरे को बोलते समय, इवन इन द टाइम्स व्हेन यू फाइटिंग, जब आपकी लड़ाई चल रही है या फिर आपका झगड़ा हो गया किसी वजह से, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है कि सामने वाले को मैं क्या कह रहा हूँ। कभी भी एक दूसरे की फैमिलीज पे नहीं जाना है, कभी भी एक दूसरे को डिमीन नहीं करना है। पास्ट के बारे में, एक्सेस के बारे में टॉपिक लेके नहीं बैठना है, बिकॉज वो एक्स हो चुका है, वो हो चुका है। बिकॉज हमारे यहाँ है ऐसा कॉन्सेप्ट कि जब झगड़ा होता है तो एक्सेस के सारे गड़े मुद्दे उखड़ जाते हैं। तो वो गड़े मुद्दे नहीं उखाड़ना है, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको डील करना है। ठीक है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से लीस्ट नहीं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और ही इंसिडेंसेस के कारण हो रहा है, जैसे किसी की नज़र लगे कुछ है, तो शिवलिंग पे रोज अगर आप जल चढ़ाते हैं दोनों इकट्ठे मिलके, तो वो उससे भी आपस में आपका वैवाहिक बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा रहता है। नाइस, आई लव योर रेमेडीज। आई गेस कि ये रेमेडीज ही नहीं, ये संस्कार हैं, लाइक आप ये सभी करें। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड आखिरी सवाल पे आते हैं जो मैं पूछता ही हूँ आपसे बार बार, हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? ये सवाल ना कि आप मेरे से तो मत पूछेंगे बिकॉज़ आप मेरे फेवरेट होस्ट हैं। नहीं, मेरे को मजा आता है ना जब आप 3-4 मिनट लेके मेरी तारीफ करते हैं तो मेरा डोपामिन आया होता है। मैं जितनी आपकी तारीफ करूं उतनी कम है, टू बी ऑनेस्ट। एंड आपके पॉडकास्ट के बाद जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था आपके साथ, माय लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। मेरा अपने आप पे भी सेल्फ बिलीव बढ़ गया था। अरे वाह। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज एवरीथिंग। तो उसके बाद जो मैंने रिस्पॉन्स देखा, एंड बिलीव मी, जब मैंने आपके पॉडकास्ट पे गौ सेवा की बात की थी, साल भर तक मेरे को मैसेज हर देश के हर कोने से आते रहे कि आपके पॉडकास्ट के बाद हमने गौ सेवा शुरू करी है। जबकि गौ सेवा की बात संत महात्मा कितने टाइम से कर रहे हैं, राइट, कि करें। लेकिन उस आपके एक पॉडकास्ट से जब मैंने गौ सेवा वाली बात की तो मुझे कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि नहीं सर हम गौ सेवा कर रहे हैं, हमने गौशाला में ये करना शुरू किया और हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। राइट। एंड देयर वाज दिस वन लेडी, मुझे उसका क्लियरली बहुत याद है कि मैंने आपको वरुण जी के शो में देखा था। एंड उसके बाद आपने कहा था कि ये 6 महीने करो, पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। सर मैंने 4 महीने करा और मेरी लाइफ में फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। राइट। कोर्ट केसेस सॉल्व हो गए और फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो गई, सब सॉल्व हो गया। तो इसलिए अ लॉट ऑफ माय क्रेडिट गोज टू यू। इसलिए बार बार आने को मन करता है, आपसे बार बार बात करने को मन करता है कि नहीं, आपने मेरे जीवन को पर्सनल लेवल पे भी बहुत चेंज करा। उस एक पॉडकास्ट ने मुझे सेल्फ बिलीव बहुत दिया। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करा या किसी शिवलिंग पूजा करी या गौ माता की सेवा करी, तो अपने देश के प्रति इतना तो मैं कंट्रीब्यूट कर सका कि मैं एक कुछ भी, अगर थोड़े लोग भी उस नेशन में बेटर हो गए कि मेरे कुछ रेमेडीज है या एक सात्विकता की तरफ गए, तो आई हैव गिवन माय कंट्रीब्यूशन टू दिस नेशन। राइट, एग्जैक्टली। आई गेस यही इंटेंशन से हमने अडॉन टॉक्स अकादमिक करते हैं और सब जो भी हम कर रहे हैं स्टार्ट किया था कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ किसी भी चीज़ में बहुत बढ़िया नहीं हूँ, बट मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ कि मैं देश के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं वो करने की कोशिश करता था और उसमें आप जैसे लोगों का बस हमारे को सपोर्ट चाहिए होता है जो आप लोग बहुत अच्छे से देते हैं। सो थैंक यू सो मच एक और एपिसोड बनाने के लिए, बहुत मज़ा आया। राधे राधे सर। राधे राधे सर।